हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और जैसा कि आप जानते हैं, सरफेस टेंशन में आए हुए उन सभी सवालों के बारे में बात करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में अब तक पूछे हैं। ठीक है? और हाँ, ग्रेड सेकंड वालों के लिए अब से पहले ये चैप्टर आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसमें ये चैप्टर जुड़ चुका है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, इन सवालों को आपको देखना होगा, और हो सके तो रजिस्टर और पेन उठा लीजिए और इन सवालों को आप नोट करिए। ठीक है? आओ मेरे साथ। पहला सवाल देखो। पहला सवाल क्या बोल रहा है? आर त्रिज्या के बुलबुले की रचना में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो बुलबुले की त्रिज्या 2r करने में अतिरिक्त कार्य होगा। ठीक है, सवाल आपने पढ़ ही लिया होगा। आओ देखो, अपन को एक बात पता होनी चाहिए कि आर त्रिज्या के बुलबुले को बनाने में किए गए कार्य का जो मान होता है वास्तव में W समानुपाती आर स्क्वायर, यानी कि किया गया कार्य त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। एक होता है एक फॉर्मूला, मैं आपको वो भी बता दूं। किया गया कार्य बराबर डेल्टा ए इंटू टी। टी यहां सरफेस टेंशन है, डेल्टा ए यहां क्षेत्रफल में परिवर्तन है, और ये डब्ल्यू किया गया कार्य है। तो जब आप यहां सोल्व करते हो तो आपको पता लगेगा कि किया गया कार्य बुलबुले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। ठीक, अब देखो, ये कहता है कि आर त्रिज्या के बुलबुले की रचना में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो 2r त्रिज्या करने में अतिरिक्त कार्य क्या होगा? देखो, आप आर त्रिज्या में किया गया कार्य W है, तो 2r त्रिज्या का बुलबुला बनाने में किया गया कार्य कितना होगा? r त्रिज्या के लिए W, तो 2r त्रिज्या के लिए 4W, तो 2r त्रिज्या के लिए किया गया कार्य 4W होगा। ये बात अपन यहां से समझ सकते हैं। त्रिज्या दुगनी तो कार्य 4 गुना। तो r त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कार्य W, तो 2r त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कार्य 4W। लेकिन इसने पूछा क्या? अतिरिक्त कार्य क्या होगा? तो अतिरिक्त कार्य का जो मान होगा वास्तव में वो 3W होगा। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। वास्तव में इसका आंसर 3W होगा। क्या पता होना चाहिए? r त्रिज्या के बुलबुले को बनाने में किया गया कार्य का मान त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। r त्रिज्या के लिए कार्य W है, तो 2r त्रिज्या के लिए कार्य का मान 4W होगा। यह हमें पता होना चाहिए। अतिरिक्त कार्य का मान कितना हुआ? 3W हुआ, क्योंकि ये W ये 4W, तो इनका जो गैप रहा वो 3W। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये सवाल देखो आप। ये सवाल क्या है? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनिए। ओके, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें सही स्टेटमेंट छांटना है। देखो, द्रव में पृष्ठ तनाव आणविक बलों के कारण उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सरफेस टेंशन का कारण, जो मूल कारण होता है, वो विद्युत चुंबकीय बल होता है, और वास्तव में उसकी वजह ये आणविक बल होते हैं। सहसंजक बल, आसंजक बल, ये बल अपन वहां पढ़ते हैं। तो इसका जो मूल कारण होता है सरफेस टेंशन का, वो सहसंजक बल होता है, जिसको अपन कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन कम होता है। जल में फिनोल साबुन का घोल डालने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, ये गलत स्टेटमेंट है। साबुन के घोल का सरफेस टेंशन साधारण पानी के बजाय कम होता है। ठीक है, वैसे ये सारी बातें अपन अनुप्रयोग में पढ़ते हैं। बिल्कुल, अनुप्रयोग में कैसे? गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम, ठंडे पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा, गर्म पानी से कपड़े धोना आसान, ठंडे पानी से कपड़े धोना मुश्किल, गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे सूप के बजाय। ऐसे बहुत सारे अपन एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी बात तो अपन नहीं करेंगे। जो स्टेटमेंट अपन को दिए हैं इन्हीं को छांटना है, क्या सही क्या गलत। और जल में अगर जो अशुद्धि है, अगर वो आंशिक घुलनशील हो,
तो सरफेस टेंशन कम होता है। जैसे साबुन का घोल इसके प्रस्तनाव का मान साधारण जल के बजाय कम होता है। जल में घुलनशील जैसे कि नमक घोलने पर सरफेस टेंशन बढ़ता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मतलब नमक की घोल का सरफेस टेंशन साधारण जल के बजाय ज्यादा होता है। तो अपन पढ़ते हैं सरफेस टेंशन की निर्भरता अशुद्धियों की प्रकृति पर। अगर वो अशुद्धियां यानी कि इंप्योरिटी पूरी तरह से घुलनशील है तो सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाता है, आंशिक घुलनशील है तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो साबुन के घोल का सरफेस टेंशन कम होता है और नमक के घोल का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। तो ये नीचे वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तीसरी वाली बात बिल्कुल गलत है। मतलब यहां सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, मतलब ये डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो। ये देखो आप चित्र में एक केस नली पानी में एक सिरे से डूबी दिखाई गई है। यदि पी नोट वायुमंडल का दाब है तो बिंदु ए पर दाब कितना होगा? यहां पर बिंदु ए पर दाब कितना होगा? देखो ये केस नली है। केस नली क्या होती है? अपने केस के आकार की, बाल जितने आकार की एक खोखली नली होती है। उसको ये कहता है कि पानी में डुबो दिया गया है। तो वास्तव में जब केस नली को पानी में डुबोते हैं तो पानी केस नली में ऊपर चढ़ता है। एक तो ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि इस सवाल का इस बात से अपन ज्यादा लेना देना नहीं रखने वाले हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि केस नली को पानी में डुबोते हैं तो पानी ऊपर चढ़ता है और जो मेनिस्कस यानी कि नवचंद्रक होता है इसकी आकृति अवतल हो जाती है। ये सारी बातें जब अपन सरफेस टेंशन पढ़ते हैं या जब कभी पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। अब कहता है कि यार वायुमंडलीय दाब का मान तो पी नोट है, तो बताओ इस वाले बिंदु पर, यानी कि ये जो आप नवचंद्रक देख रहे हो, मेनिस्कस देख रहे हो, इसके बिल्कुल ठीक नीचे वाले पॉइंट पर दाब का मान क्या होगा? बिंदु ए पर दाब कितना होगा? तो देखो 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात, एक ही चीज याद रखनी है आपको, और वो ये कि अगर चाहे वो ये दे दे, चाहे वो ये दे दे, चाहे कहीं ये दे दे, एक बात याद रखनी है, ये है अवतल सतह, ये है उत्तल सतह। तो यहां पर प्रेशर इसके बजाय ज्यादा होता है हमेशा ही, और 2T अपॉन आर ज्यादा होता है। समझाता हूं, यहां पर अगर प्रेशर P1 है ना तो यहां P1 प्लस 2T अपॉन आर होगा। T यहां सरफेस टेंशन है और R यहां वक्रता त्रिज्या है। चलो इधर आ जाओ। यहां पूछे कि भाई साहब 1.1 और ये पॉइंट दूसरा, कौन से पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा? अवतल सतह पर प्रेशर ज्यादा होता है इसके बजाय, और कितना ज्यादा होता है? 2T अपॉन आर ज्यादा होता है। सर क्या ये बात हमेशा लागू होती है? हां, ये बात हमेशा लागू होती है, बिल्कुल। क्या ये बात साबुन के बुलबुले के लिए भी लागू होती है? हां, उसके लिए भी लागू होती है, पर वहां तो जो दाब का अंतर होता है वो 4T अपॉन आर आता है। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसे समझो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको सरफेस ये दे रखी है, यहां पर प्रेशर आपको P1 और यहां प्रेशर आपको, यानी कि उसके ठीक नीचे यहां प्रेशर P2 है, तो एक बात याद होनी चाहिए, P1 ज्यादा होगा P2 से, और P1 माइनस P2 हमेशा ही होगा 2T अपॉन आर। ये बात हमें पता होनी चाहिए और किसी को बताना नहीं है। अब आओ देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। वो कहता है कि वायुमंडलीय दाब का मान पी नोट है, यानी कि यहां ऊपर हवा में यहां पर प्रेशर तो है पी नोट, और इस नीचे वाले पॉइंट पर पूछा है। तो जैसा कि हमने बताया अवतल सतह पर प्रेशर ज्यादा तो उत्तल सतह पर कम होता है। अब अवतल के अंदर की तरफ कितना ज्यादा था? 2T अपॉन आर। तो बाहर कितना कम होगा? वही 2T अपॉन आर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बिंदु ए पर प्रेशर होगा P नोट माइनस 2T अपॉन आर, और यही इसका आंसर होगा। यहां T की जगह S दे रखा है तो आप कह सकते हो P नोट माइनस 2S अपॉन आर, और इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसका आंसर सी होगा। और सुनो सर, बात समझ में थोड़ी कम आई तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। ये P नोट है और यहां पर आप PA ले लीजिए। मैं इतना जानता हूं कि P नोट ज्यादा होगा और PA कम होगा। यहां वायुमंडलीय दाब ज्यादा और ये कम। वायुमंडलीय दाब कितना ज्यादा होगा?
पी नोट माइनस पी ए वास्तव में 2t अपॉन आर होता है। तो आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पॉइंट ए पर प्रेशर होगा पी नोट माइनस 2t अपॉन आर। यहां पी नोट माइनस 2t की जगह इसने एस दे रखा है और त्रिज्या का मान इसने स्मॉल आर दे रखा है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा। और सुनो, कभी हमें एक बूंद के लिए पूछ लेगा, ये कोई द्रव की बूंद है, यहां अंदर का प्रेशर पी इन, बाहर का प्रेशर पी आउट। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। तो वास्तव में अंदर का प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होता है बाहर की प्रेशर से, और वास्तव में पी इन माइनस पी आउट इक्वल टू होता है 2t अपॉन आर। मतलब वही चीज कि अवतल सतह पर प्रेशर उत्तल सतह के बजाय 2t अपॉन आर ज्यादा होता है। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। और सुनो, अगर बूंद की जगह बुलबुला होता तो बुलबुले में क्या होता है? अंदर भी हवा बाहर भी हवा, और वास्तव में यहां अंदर का प्रेशर, ये बाहर का प्रेशर, यहां भी अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर का प्रेशर कम होगा, और यहां P इन माइनस P आउट बराबर 2t अपॉन आर नहीं होगा, आज 4t अपॉन आर होगा। अब यहां ये कैसे हुआ? एक तो ये पता होना चाहिए कि जो बुलबुला होता है ना, वास्तव में उसकी दो मुक्त सतह होती हैं, अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है। तो एक मुक्त सतह फ्री सरफेस अंदर वाली और एक फ्री सरफेस बाहर वाली, इस वजह से यहां जो प्रेशर बनता है वो 2 गुना बनता है। और सुनो, लेकिन अभी तो आप बता रहे थे कि अवतल सतह पर प्रेशर हमेशा ही उत्तल के बजाय 2t अपॉन आर ज्यादा होता है। क्या ये बात आज लागू नहीं होगी? ये तो ट्रिक है भाई, ये तो हमेशा लागू होगी। आओ बताता हूं, उससे भी कर सकते हैं। अगर आप बुलबुले की बात करोगे ना, तो भाई ये बुलबुला जिस लिक्विड से बना है, जिस तरल से बना है, उसकी फिल्म ऐसे बनेगी। मतलब इस फिल्म की चाहे बहुत ये बारीक मोटाई का ही क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में 2 फ्री सरफेस बनेगी और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई जरूर होगी। अब सुनना, एक पॉइंट आप यहां ले लीजिए, एक पॉइंट यहां बीच में भी ले लो, और एक पॉइंट आप यहां ले लीजिए। अब सुनना ध्यान से, बाहर जो प्रेशर रहेगा वो पी नोट। अब यहां अंदर आ जाओ, वास्तव में ये उत्तल सतह है, ये अवतल सतह है। यहां पर जो दाब का मान होगा P2 जिसे कह रहे हैं, वो रहेगा पी नोट प्लस 2t अपॉन आर। अब आ जाओ इस तीसरे वाले पॉइंट पर। अब समझ गए होंगे तीसरे वाले पॉइंट पर। अब आप इसकी बात करो, इसके बाहर तो है दूसरा पॉइंट, अंदर है तीसरा पॉइंट। मतलब बाहर तो है दूसरा पॉइंट, उत्तल सतह पर दूसरा पॉइंट, अंदर है तीसरा पॉइंट, अवतल सतह पर तीसरा पॉइंट। और हम क्या जानते हैं? अवतल पर प्रेशर उत्तल के बजाय 2t अपॉन आर ज्यादा होता है। तो देखो आप क्या बोलोगे, P3 इक्वल टू वही P2 प्लस 2t अपॉन आर, और P2 की वैल्यू यहां से रखो, तो वैल्यू पुट करने पर P नोट प्लस 4t अपॉन आर। वास्तव में इसके अंदर का प्रेशर ये होगा। अब बाहर का प्रेशर P नोट, अंदर का प्रेशर P नोट प्लस 4t अपॉन आर। तो जो प्रेशर का डिफरेंस होगा एक बुलबुले के लिए वो कितना होगा? 4t अपॉन आर। पानी में कोई हवा का बुलबुला बन जाए, यहां हवा का बुलबुला बन रहा है और इसकी त्रिज्या है r। तो बताओ, अगर यहां बाहर दाब का मान P1 है और अंदर दाब का मान P2 है, तो ज्यादा कहां होगा? वही कहानी एक बार फिर एक ही बनाओ, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतनी सारी लेयर बना दी। ये P2, आज भी हम कहेंगे P2 ज्यादा होगा और P1 कम होगा। और कितना ज्यादा होगा? वही P2 माइनस P1 इक्वल टू 2t अपॉन आर ही होगा। आप समझो आज ऐसा क्यों आया, अंदर हवा है और बाहर पानी है, यानी कि आज यहां एक ही फ्री सरफेस बन रही है, जबकि जो बुलबुला हवा में बन रहा था उसकी 2 फ्री सरफेस बनती थी। तो बूंद के लिए एक मुक्त सतह है, बुलबुले के लिए 2 मुक्त सतह, पर बुलबुला हवा में बनना चाहिए, और अगर बुलबुला पानी के अंदर बन रहा है तो एक ही फ्री सरफेस। ठीक है, लास्ट में सुन लो, एक बूंद के लिए जो प्रेशर एक्सेस होता है,
अंदर का दाब बाहरी दाब के बजाय 2T/R ज्यादा होता है। एक बुलबुले के लिए 4T/R ज्यादा होता है। पर अगर बुलबुला पानी के अंदर बनता है तो बाहरी पॉइंट के बजाय अंदर 2T/R ज्यादा बनता है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए, आगे सवाल भी आने वाले हैं ऐसे। और हमें यह भी पता होना चाहिए यहां पर वास्तव में ये वायुमंडलीय दाब है P0, ठीक है। यहां बन गया एक वायु का बुलबुला, ये H गहराई पर बन रहा है। तो कई बार वो ये पूछ लेता है कि इस बुलबुले के अंदर दाब का मान कितना होगा। ऐसा सवाल आरपीएस ने 2022 में पूछ भी लिया है, जो आगे सवाल आने वाला है। पर बात आई है तो बात अभी खत्म करो। देखो H गहराई पर जाने पर जो अतिरिक्त दाब उत्पन्न हो जाता है, देखो वायुमंडलीय दाब कितना है P0, H गहराई पर दाब हो जाएगा P0 प्लस HdG। H गहराई है, D डेंसिटी है और G गुरुत्वीय त्वरण है। तो H गहराई पर टोटल दाब का मान ये होगा, मतलब इस बुलबुले के बाहर दाब का मान ये हो गया। और अंदर अपन से पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनिए, अंदर दाब का मान बाहरी दाब के बजाय 2T/R ज्यादा होगा। तो यकीन करिए अंदर दाब का मान P इन बराबर ये P0 प्लस HdG प्लस 2T/R। ये वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कई बार कई एग्जाम में ये फॉर्मूला सीधा सीधा भी पूछा गया है। P0 क्या है, वायुमंडलीय दाब। ये H गहराई पर जाते हैं तो H गहराई के कारण एक अतिरिक्त दाब उत्पन्न होता है, इसको अपन गेज दाब भी कहते हैं, गेज दाब भी कहते हैं। तो H गहराई पर टोटल दाब जो होगा, यानी कि H गहराई पर यहां पर जो टोटल दाब होगा वो होगा P0 प्लस HdG। मतलब यहां इस बुलबुले के बाहर तो प्रेशर है ये और अंदर पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहां अंदर जो दाब का मान होगा बाहरी दाब के बजाय 2T/R ज्यादा होगा। तो बस इसमें 2T/R जोड़ेंगे, अंदर का दाब आ जाएगा। इन सब बातों की जरूरत पड़ने वाली है आगे, और एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। और सुनो, उम्मीद करता हूं ये सवाल तो खैर समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर मैं सवाल के बारे में बोल देता हूं, अपन सवाल से हट करके कहीं दूर चले गए हैं। चित्र में एक केस नली पानी में एक सिरे से डूबी दिखाई गई है। P0 वायुमंडलीय दाब है, तो बिंदु A पर दाब का मान क्या होगा। ओ भाई यूं समझो यार, यहां पर दाब का मान P0 है, तो इस वाले पॉइंट पर दाब का मान क्या होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं, अवतल सतह पर दाब ज्यादा होता है तो उत्तल सतह पर दाब कम होता है। कितना कम होगा, 2T/R। अगर यहां P0 है तो यहां P0 माइनस 2T/R होगा। इस वजह से हमारा आंसर ये आया। T यहां सरफेस टेंशन है, इसने सरफेस टेंशन को S बोल दिया। अपन ने यहां कैपिटल R लिया है, इसने स्मॉल r ले लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो, ये देखो T पृष्ठ तनाव के एक द्रव पर A व्यास व W भार का एक छोटा वलय सपाट पड़ा है। वलय को उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल क्या होगा। यह भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, आओ बताता हूं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये सब सवाल सॉल्व करने से पहले थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। वो कहता है कि एक वलय, एक रिंग, और इसे ऊपर उठाया जा रहा है, इसे ऊपर उठाया जा रहा है। ऊपर उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। इसका भार कितना है, इसका भार है W। तो वास्तव में इसे ऊपर उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। एक तो हमें लड़ना पड़ेगा इसके भार से, इसके वजन से। इसके अलावा भी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण भी हमें बल लगाना पड़ेगा। और सरफेस टेंशन क्या होता है वो सुनो। सरफेस टेंशन T बराबर F/L, मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। पर यह बल जो लगता है वास्तव में द्रव की सतह पर कोई काल्पनिक रेखा खींचते हैं, उस काल्पनिक रेखा के लंबवत। कुछ इस प्रकार की बहुत ही डरावनी डेफिनेशन है, तो माफी चाहूंगा, मैं वो डरावनी डेफिनेशन और पूरा चैप्टर तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक अच्छी बात बता सकता हूं कि वास्तव में T बराबर F/L होता है।
एकांक लंबाई पर लगने वाला बल सरफेस टेंशन, तो बल बराबर होगा T इंटू एल। लेकिन इस एल के लिए आपको सावधान रहना है, एल है प्रभावी लंबाई, और यहां प्रभावी लंबाई क्या होगी वो सुनो। आइए सर, वास्तव में इसे ऊपर उठाने के लिए जो नेट बल लगाना पड़ेगा वो एक तो लेना पड़ेगा सरफेस टेंशन की वजह से, एक इसका भार यानी कि W, और सरफेस टेंशन की वजह से जो हमें बल लगाना पड़ेगा वो होगा T इंटू एल और फिर प्लस W। यहां जो प्रभावी लंबाई है वास्तव में इसकी त्रिज्या आप R ले लीजिए, तो प्रभावी लंबाई देखो 2 पाई R तो अंदर वाली और 2 पाई R ही बाहर वाली, क्योंकि यहां जो पानी इस वलय के कांटेक्ट में आएगा 2 पाई R अंदर 2 पाई R बाहर, तो प्रभावी लंबाई 2 पाई R नहीं होगी, 2 पाई R इंटू 2 होगी। पर इसने तो यार ए व्यास दिया है, तो ए इक्वल टू अपन क्या कर सकते हैं 2R, तो एल की जो वैल्यू होगी जहां तक मैं देख रहा हूं वो हो जाएगी 2 पाई और ये ए। अगर ये वैल्यू अपन यहां पुट करते हैं तो यकीन करिए ये टी आएगा, ये 2 पाई ए आएगा प्लस W आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। देखो देखें, W प्लस 2 पाई ए टी, W प्लस 2 पाई ए टी, इसका आंसर सी होगा। यहां देखो 15 सेंटीमीटर लंबी केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि पूर्ण निकाय को मुक्त रूप से गिर रही लिफ्ट में रख दिया जाए तो केस नली में पानी के स्तंभ की लंबाई क्या होगी। सवाल क्या कह रहा है सुनो, आप यूं समझिए कि ये पानी है और ये केस नली है, और ये कह रहा है कि जो केस नली की जो लंबाई है पानी के बाहर है वो ही मानना चाहिए अपन को 15 सेंटीमीटर, और पानी के स्तंभ की जो लंबाई है इसमें वो है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर लंबाई तक पानी चढ़ेगा। पर ये कहता है कि अगर इसे इस पूर्ण निकाय को मुक्त रूप से गिर रही लिफ्ट में रख दिया जाए तो देखो मुक्त रूप से गिर रही लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है, वेटलेस कंडीशन उत्पन्न होती है, आदमी को अपना भार भी महसूस नहीं होता, और भारहीनता की स्थिति में जो परिणामी गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान अपन 0 लेते हैं। अब देखो केस नली में जो द्रव ऊपर चढ़ता है इसके लिए एक फॉर्मूला आता है T बराबर 2T cos थीटा अपॉन R G और D। G की वैल्यू कम होने पर H की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे अगर अपन चंद्रमा पे लेके चले जाएं तो वहां H का मान पृथ्वी के बजाय 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि वहां G की वैल्यू 1/6 है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे हुए हैं। पर यह कहता है कि इसको वेटलेस कंडीशन में लेके आ गए, भारहीनता की स्थिति में लेके आ गए, तो ऐसे केस में ये प्रभावी G का मान कितना हो जाएगा, प्रभावी G का मान भारहीनता की स्थिति में 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने पर H का मान क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब है कि पानी केस नली की पूरी लंबाई तक चढ़ेगा, लेकिन फव्वारा सिस्टम उत्पन्न नहीं होने वाला है, तो ये पानी केस नली की पूरी लंबाई तक ऊपर चढ़ेगा, मतलब 15 सेंटीमीटर पूरी लंबाई तक चढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। अगर ये केस नली 15 सेंटीमीटर से ज्यादा होती तो जितनी भी लंबाई की होती पूरी लंबाई तक पानी ऊपर चढ़ता। दोबारा सुनो, वास्तव में केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई H समानुपाती 1/G है। G की वैल्यू कम होने पर H की वैल्यू ज्यादा होगी। अनंत प्रकार के सवाल बनते हैं यहां। भूमध्य रेखा पर लेके जाओगे वहां G की वैल्यू कम होती है तो ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। पोल पर लेके जाओगे वहां G का मान ज्यादा है, ऊंचाई कम हो जाएगी। चंद्रमा पर लेके जाओगे वहां G का मान पृथ्वी का 1/6 है तो ऊंचाई 6 गुनी हो जाएगी। और भारहीनता की स्थिति में लेके जाओगे तो H का मान जितनी भी लंबाई है केस नली की पानी पूरी लंबाई तक ऊपर चढ़ेगा। इस प्रकार के सवाल अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब इस सवाल को देखो आप, ये सवाल क्या कहता है, यदि एक R त्रिज्या की केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी इसमें H ऊंचाई तक चढ़ता है एवं केस नली में पानी का द्रव्यमान M है।
यदि केस नली की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो केस नली में चढ़ने वाले पानी का द्रव्यमान क्या होगा? आरपीएससी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। यह सवाल आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा जा चुका है, नीट और जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हां, ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बिल्कुल। आओ देखो कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में तुम्हें इसकी ट्रिक बता दूंगा, अभी तो आप पूरा समझो क्या कहना चाह रहा है। देखना, यहां ये पानी दे दिया गया है और इस पानी में एक बार तो कह रहा है कि आर त्रिज्या की केस नली है, फिर कह रहा है कि 2r त्रिज्या की केस नली है। वो कहता है आर त्रिज्या की केस नली में जो पानी चढ़ता है वो h ऊंचाई तक चढ़ता है और इसका द्रव्यमान है m। तो 2r त्रिज्या, ये है r त्रिज्या, ये 2r त्रिज्या, तो 2r त्रिज्या वाली केस नली में जो पानी चढ़ता है उसका द्रव्यमान m डैश आपको बताना है। ठीक है, अब सुनो, यहां भी एक नया रूल सामने आने वाला है जिसे अपन ज्यूरीन का नियम कहते हैं। समझाता हूं, आओ देखो भाई साहब, 1 मिनट के लिए एक मिनट। आओ देखो, अपन को ये बात पता होनी चाहिए कि केस नली में जो द्रव ऊपर चढ़ता है इसकी ऊंचाई का मान होता है 2t cos थीटा अपॉन आर जीडी। मतलब हम कह सकते हैं h समानुपाती 1 अपॉन आर। मतलब त्रिज्या कम होने पर ऊंचाई ज्यादा होगी, त्रिज्या आधी है तो ऊंचाई दुगनी, त्रिज्या दुगनी है तो ऊंचाई आधी। इसे कहते हैं ज्यूरीन का नियम, ज्यूरीन का नियम। ठीक है, और सुनो, ये जो पोल आप देख रहे हो ना, ये पानी का जो ये पोल आप देख रहे हो ना, इसका द्रव्यमान जो m बोल रहा है, पता है इसका फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, m यानी कि मास, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, और यहां आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और घनत्व d। पाई कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट, m समानुपाती आर स्क्वायर एच, तो समानुपाती आर स्क्वायर और एच की जगह क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन आर, तो समानुपाती आर से स्क्वायर चला जाएगा स्मॉल आर। भाई ये डायरेक्ट याद रखना है, मतलब द्रव्यमान समानुपाती केस नली की त्रिज्या m समानुपाती r, इसे आप mtr करिए, रटिए इसे। त्रिज्या दुगनी तो द्रव्यमान भी 2 गुना, त्रिज्या आधी तो द्रव्यमान भी आधा। अब जब त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है तो त्रिज्या 2r होने पर द्रव्यमान का मान 2m होगा और इसका आंसर हमारा C आएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। एक बार आप और समझ लीजिए, सुनो ध्यान से। केस नली को पानी में डुबोते हैं तो h ऊंचाई तक पानी चढ़ता है और इसका द्रव्यमान है m। आज इस h का तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है कि त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाए तो जो पानी चढ़ेगा उसका द्रव्यमान क्या होगा। यार हमें तो एक बात पता होनी चाहिए, h समानुपाती 1 अपॉन r होता है, इसे ही ज्यूरीन का नियम कहते हैं। और क्या पता होना चाहिए, ये जो पोल का मास द्रव्यमान देख रहे हो ना, वो है आयतन इंटू घनत्व। ये बेलन का आयतन होता है तो आयतन इंटू घनत्व। ठीक है, यहां पाई कांस्टेंट होगा, डी कांस्टेंट होगा, तो m समानुपाती आर स्क्वायर एच की जगह अपन 1 अपॉन आर लिखेंगे तो m समानुपाती होगा r, m समानुपाती r। मतलब त्रिज्या ज्यादा होने पर द्रव्यमान ज्यादा, त्रिज्या दुगनी होने पर द्रव्यमान 2 गुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। ये देखो आप, अगला सवाल 2018 में पूछा गया सवाल,
आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में डब्लू कार्य करना पड़ता है या बनाने में डब्लू कार्य आवश्यक है, तो इसकी त्रिज्या 3r करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्य क्या होगा? ये तो डिट्टो वैसा का वैसा सवाल पूछ लिया जो थोड़ी देर पहले अपन ने, यानी कि जो शुरुआत में अपन ने सोल्व किया ना, वैसा ही। वहां r त्रिज्या के लिए w, तो 2r त्रिज्या के लिए 4w और अतिरिक्त कार्य कितना? 3w। उम्मीद करता हूं कि बिना पेन उठाए जवाब दे सकते हो आप इसका। बिल्कुल, चलो सोल्व करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि बुलबुला बनाने के लिए एक मिनट, हमें पता होना चाहिए कि r त्रिज्या का बुलबुला बनाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो W समानुपाती r² होगा। वो W समानुपाती कैपिटल R² होगा। क्या फर्क पड़ता है, स्मॉल r या कैपिटल R? अब ये क्या बोल रहा है, r त्रिज्या के लिए W कार्य करना पड़ रहा है, तो 3r त्रिज्या के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? यकीन करो, नो W कार्य करना पड़ेगा। तो अतिरिक्त कार्य कितना हुआ? W और नो W के बीच का गैप बताओ, तो 8W। भाई देखो, r त्रिज्या के लिए कार्य W, 3r त्रिज्या के लिए नो W, अतिरिक्त कार्य कितना करना पड़ा? 8W। यही हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर सी होगा। देखो ये सवाल, देखो ये सवाल टाइप नहीं हो पाया था, इसीलिए सीधा का सीधा यहां उतार दिया गया है और आरपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। अब सुनो ध्यान से, साबुन के घोल के एक बड़े पात्र के भीतर 50 सेंटीमीटर गहराई पर 1 mm त्रिज्या का हवा का एक बुलबुला बनता है। यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 0.05 न्यूटन पर मीटर तथा घनत्व 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो बुलबुले के भीतर दाब क्या होगा? और दिया गया है वायुमंडलीय दाब कुछ इतना और जी की वैल्यू 10। सवाल एक बार आप और पढ़ सकते हो। सवाल बहुत ही आसान है, थोड़ी देर पहले इसका सूत्र भी बता चुके हैं, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर पता करना है। समझाता हूं क्या कह रहा है। ये कहता है कि साबुन का घोल है, बड़ा पात्र है, ओके, और 50 सेंटीमीटर गहराई पर, H बराबर 50 सेंटीमीटर गहराई पर एक हवा का बुलबुला बना है। यहां ये एक हवा का बुलबुला बना है और कहता है कि इस बुलबुले के अंदर दाब का मान क्या होगा, पी इन कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब सुनो, यहां पर जो प्रेशर है वो है वायुमंडलीय दाब के बराबर, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जिसकी वैल्यू इसने दे रखी है, वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक ही बात है। H गहराई पर यहां पर जो दाब होगा, टोटल दाब होगा, वो होगा P नोट प्लस एच डीजी। तो अंदर दाब कितना होगा? थोड़ी ही देर पहले अपन ने बात की है कि पानी के अंदर अगर कोई बुलबुला बनता है, वायु का बुलबुला बनता है, तो उसके अंदर दाब बाहरी दाब के बजाय 2T/R होता है, 2T/R ज्यादा होता है। मतलब आप समझिए, P इन बराबर P नोट प्लस एच डीजी प्लस 2T/R। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, P नोट दे रखा है, H की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, G की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। और जब आप वैल्यू पुट करते हो तो यकीन करो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर ये C आएगा, यानी कि 1.074 इंटू 10⁵ पास्कल आएगा। यही हमारा आंसर होगा। खुद सोल्व करके देखना, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल 2025 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कहता है सुनो, 0.02 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक द्रव स्तंभ 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब को संतुलित करता है। यदि साबुन के घोल का सरफेस टेंशन इतना है तो द्रव का घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होगी? पता है सवाल क्या कह रहा है?
सवाल कह रहा है h ऊंचाई वाला एक द्रव स्तंभ r त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब को संतुलित करता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब मतलब दाब आधिक्य मतलब प्रेशर एक्सेस, इसका सूत्र होता है दाब आधिक्य बराबर 4T/R। समीकरण नंबर 1। ध्यान देना, बुलबुले के लिए दाब आधिक्य 4T/R, पर बूंद के लिए 2T/R। ओके, और ये बात किसकी कर रहा है? बुलबुले की कर रहा है। और ये कहता है कि इस दाब आधिक्य का मान h ऊंचाई वाले द्रव स्तंभ के कारण उत्पन्न दाब के बराबर होता है और उसकी वैल्यू होती है h dg इक्वल टू 4T/R। चुटकी में आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, आंसर प्राप्त करना है, तो d इक्वल टू 4T/R h और g। समीकरण नंबर 2, आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो आप, ऊंचाई कितनी दी है? h बराबर 0.02 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। त्रिज्या का मान 5 mm, तो 5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर लेना। सरफेस टेंशन T बराबर 0.03 न्यूटन पर मीटर, यही लेना है। ओके, और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सर 10 क्यों नहीं? 10 भी ले सकते हो, पर यहां जो आंसर आएगा वो 9.8 से आएगा। पर चिंता ना करो, अगर आप 10 भी लेते हो तो भी हमारा आंसर सटीक बैठने वाला है। चलो मैं 10 लेता हूं। जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो डी की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू 10 लेने पर 12 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब आप जी की वैल्यू 10 लेते हो ना, तो ये वैल्यू आ रही है, और जी की वैल्यू 10 लेने पर ये वैल्यू आ रही है ना, तो आंसर हमारा सेकंड होगा। लेकिन यहां तो 12.2 दे रखा है। पता है, अगर आप जी की वैल्यू यहां 9.8 लेते तब हमारा आंसर बिल्कुल सटीक 12.2 ही होता। चलो ठीक है, मिलते हैं अब अपन अगले पेपर के साथ, अगले सवालों के साथ, अगले किसी टॉपिक के साथ, किसी नई यूनिट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।